हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। तो हम आपके सामने लेके प्रस्तुत हैं द हिंदू का एनालिसिस, जो कि हमने 2-3 दिन पहले अपडेट भी करा था। तो डेली आप द हिंदू का एनालिसिस और इंडियन एक्सप्रेस का जो भी आर्टिकल अच्छा सा आ रहा होगा तो वो हम दोनों का मिक्सर लेके चलेंगे। तो जैसे कि आज का द हिंदू अगर हम देखें तो द हिंदू में आपको क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज देखने को मिली, उसमें हमको क्या पता होना चाहिए, पढ़ने का तरीका भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप आज का द हिंदू न्यूज़पेपर देखें तो आपको सबसे फर्स्ट फ्रंट न्यूज आपको देखने को मिल जा रही है कि जो अजीत पवार थे वो स्प्लिट हो गया एनसीपी से, रिटर्न एज डेप्यूटी सीएम, 8 मोर ज्वाइन कैबिनेट। मतलब जो अजीत पवार थे उन्होंने एनसीपी से वो अलग हटके अलग हट गए, उन्होंने मतलब स्प्लिट देखने को मिला और उनके साथ प्लस 8 जो और थे एमएलए वगैरह, तो उन्होंने भी वो छोड़ दिया और अब उनको एज अ डिप्यूटी सीएम वगैरह अपॉइंट करा गया। तो अब हमारे लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है तो वो हम इसमें देख लेंगे। तो अगर मैं बात करूं हमारे लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अपॉइंटमेंट कैसा होता है सीएम का। ठीक, अपॉइंटमेंट जो होगा सीएम का और डिप्यूटी सीएम का वो क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो जो डेप्यूटी सीएम है वो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है, और जो अपॉइंटमेंट होता है सीएम का वो सीएम का अपॉइंटमेंट होता है। आर्टिकल 164 जैसे कि बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज दैट जो चीफ मिनिस्टर है वो आपको अपॉइंट करा जाएगा गवर्नर के थ्रू। ठीक, और जो चीफ मिनिस्टर है वो कैसा अपॉइंट कराया जाएगा, जो भी जस्ट लाइक जैसे चार पार्टी है, चार पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है जिसमें से जो भी मेजोरिटी लेकर आएगा, मींस लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसकी भी हाफ सीट के आसपास जिसकी भी मेजोरिटी आपको देखने को मिलेगी, उस पार्टी का एक मेंबर आपको क्या होते हुए देखने को मिलेगा, सीएम देखने को मिलेगा, सेम जैसे पीएम की हमने बात करी थी। ठीक, अब क्या होगा इसमें, वन ऑफ द मेन थिंग क्या याद रखनी है आपको कि अगर कोई पर्सन एमएलए या एमएलसी भी नहीं है तो तब भी उसको अपॉइंट करा जा सकता है एज अ सीएम, बट उसको विद इन 6 मंथ उसको क्या होके आना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ उसको इलेक्शन करके जीत के आना पड़ेगा। ठीक, तो 6 महीने तक के लिए जो अगर कोई मेंबर भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, एमएलसी भी नहीं है, वो तब भी अपॉइंट हो सकता है। और जो डेप्यूटी सीएम है सेम, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो डेप्यूटी सीएम है सबसे पहली बात तो वो कोई एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ही नहीं। ठीक, डेप्यूटी सीएम की जो पोस्ट है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ही नहीं, और अभी उनको एज अ किसको, अजीत पवार को एज अ डेप्यूटी सीएम अपॉइंट करा गया है। ठीक, तो महाराष्ट्र गवर्नर जो थे रमेश बैस, तो उन्होंने उसको मतलब शपथ ग्रहण कराई है उनको। ठीक, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाँ, तो आगे हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो न्यूज़पेपर में जो खबर देखने को मिली जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, हम सिंपल उनको देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सारा एक साथ देखने लगे। तो ऐसे अभी आपने देखा कि एक मजार वगैरह और नॉर्थ टेम्पल वगैरह को मतलब हटाया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सच इतना हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, और डीडी ऑफिसर्स वन डाइज ऑफ, आपको पता है इलेक्ट्रो क्वेश्चन से काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में एक महिला की भी आपको मृत्यु होते हुए देखने को मिली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि वहां पे वो अभी शायद वो पिकनिक वगैरह के लिए जा रहे थे, तो वहां पे फॉल्ट देखने को मिला। मतलब क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी वाले डिपार्टमेंट वगैरह का, तो उनमें रजिस्टर्ड भी करी गई है एफआईआर वगैरह। तो सेम अभी 2-3 इंसिडेंट उसके बाद आपको देखने को मिले, और साक्षी आहूजा नाम से थी। अभी इसमें बताया गया कि जो क्लोराइड है, क्लोराइड का जो लेवल है आपको जो देखने को मिल रहा है, क्लोराइड का जो लेवल है वो पोजिंग रिस्क हाउसिंग एनसीआर, एक्सपर्ट्स कॉल फॉर रीलुक ऑफ बिल्डिंग नॉर्म्स। तो मतलब जो क्लोराइड का जो लेवल है वो काफी रिस्क बढ़ा रहा है हाउसिंग वगैरह के लिए। तो बोला गया है, एक्सपर्ट ने बोला है कि आपको देखने की जरूरत है बिल्डिंग के जो नॉर्म्स वगैरह हैं उनको, कि बेसिकली अब क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अब हमारे लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा क्या, जो क्लोराइड है उसका कितना बेसिकली कितनी लिमिट के लिए, मतलब उसको कितना लिमिट के लिए उसको कर रखा है, कितना परमिशेबल लिमिट है कितनी नहीं है। आपको पता है कि जो क्लोराइड है, जो परमिशेबल लिमिट है, द परमिशेबल लिमिट ऑफ क्लोराइड इन कंस्ट्रक्शन वाटर इज, जो कंस्ट्रक्शन वाटर में क्लोराइड की जो परमिशेबल लिमिट है वो है 500 ppm की। ठीक, और एंड जो टोटल क्लोराइड इन इन कॉन्क्रीट शुड नॉट एक्सीड 0.6 kg पर क्यूबिक मीटर। जो टोटल क्लोराइड है कॉन्क्रीट में वो 0.6 kg पर क्यूबिक मीटर को एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको जो दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं घर में आपके, क्या दिक्कतें देखने को मिल जा बेसिकली आपको क्या दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। दिक्कत ये देखने को मिलेगी कि जो कोरोजन वाला फैक्टर आपको देखने को मिल जाता है कि कोरोजन वगैरह होने लगता है। ठीक, और जो आपके घर में जो मतलब जो आयरन वगैरह इस्तेमाल हुआ है पिलर वगैरह बनाने में, तो वो आपके रिसने लगते हैं। ठीक,
और मतलब तमाम तरीके की आपको दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, ठीक। और अगर आप देखें, ये जो क्लोरीन है उसको वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज करा जाता है, और अगर ये काफी हाई मात्रा में हो जाता है तो ये आपको अस्थमा भी कर सकता है, ठीक। ब्लैडर कैंसर भी आपको इससे होते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरीन है वो काफी टॉक्सिन होता है, और मतलब कंटेन्स मतलब काफी केमिकल जो टॉक्सिन्स होते हैं वो कंटेन करता है, जैसे THMS, ट्राई हेलो मीथेन करके, ठीक। और अनमॉनिटर्ड क्लोरीन को ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब एक परमिशेबल लिमिट तक ही करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बाकी फिर आपको ऑब्वियसली बात है केमिकल केमिकल है, ठीक। एक्सेस अमाउंट में केमिकल का यूज होना दिक्कत वाली बात आपको होते हुए देखने को मिल जाती है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। तो नीतीश मीट्स JDU MP, ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। केरला गवर्नमेंट टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर सिटिंग ऑन मैनी बिल्स, जो केरला की गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए रेडी हो गई, मतलब रेडी क्या, वो तैयार है, क्योंकि जो गवर्नर है वो असेंट नहीं दे रहे हैं बिल वगैरह पे। तो अब हमारे लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं हम। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि असेंट क्या होता है, बेसिकली गवर्नर कब कब असेंट नहीं दे सकता है, कब तक रोक सकता है, कब तक नहीं कर सकता है। तो अगर बात करी जाए तो गवर्नर के पास आर्टिकल 200 के थ्रू उसको पावर मिली हुई है, ठीक। आर्टिकल 200, अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 200 जो है, आर्टिकल 200 क्या बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द प्रोसेस फॉर अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट टू बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर असेंट, हु मे आइदर असेंट, विदहोल्ड असेंट और रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर को पावर मिली हुई है कि वो बिल पे असेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक। अगर कोई भी बिल वो बिल एक्ट कब बनता है, अगर यूनियन की भी बात करें, जिस टाइम पे प्रेसिडेंट की मोहर लग जाती है, वो साइन कर देते हैं, तब वो बिल एक्ट बन जाता है। सेम यहाँ पे भी स्टेट में भी कोई भी बिल एक्ट तब बनेगा जिस टाइम पे गवर्नर उसको अप्रूव कर देंगे, असेंट दे देंगे, ठीक। और गवर्नर जो है वो रिटर्न भी कर सकते हैं बिल, ठीक, कि आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है, ठीक। और आर्टिकल 201 आपका क्या स्टेट करता है कि जिस टाइम पे बिल रिजर्व करा जाता है कंसिडरेशन प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट असेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, विदहोल्ड करके भी रख सकते हैं, ठीक। और जो द प्रेसिडेंट मे आल्सो डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द, और प्रेसिडेंट के लिए जब भी मान लीजिए कि किसी गवर्नर ने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल रख रखा है, और प्रेसिडेंट ने बोला, प्रेसिडेंट किसको बोलेंगे, गवर्नर को, कि आप क्या करिए इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजिए, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको रिकंसिडर के लिए किसको भेजिए आगे, किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक। और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक। तो वो मतलब जो गवर्नर है वो असेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और वो बैक भी सेंड कर सकते हैं बिल को, ठीक, कि आपको इसमें देखने की जरूरत है। और गवर्नर कैन आल्सो रिजर्व द बिल इफ इट इज ऑफ द फॉलोइंग नेचर, मतलब वो रिजर्व करके रख भी सकते हैं बिल को, अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आपको बिल देखने को मिल जाता है। अगर कोई भी अगर कोई भी बिल अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के, या अपोज करता है DPSP को, या अगेंस्ट है लार्जर इंटरेस्ट के कंट्री के, ठीक, या ऑफ ग्रेव नेशनल इंपोर्टेंस से रिलेटेड कुछ एसेट्स देखने को मिल जाती है चीज, या कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 से रिलेटेड कोई भी बिल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं हमारे लिए और क्या न्यूज इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस, मतलब हमको सिर्फ वही वही न्यूज एनालिसिस करनी है ना जो हमारे लिए जरूरी है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना न्यूज तो बहुत सारी आपको देखने को मिल जाती, वरना ये पॉलिटिकल डिबेट्स आपको तमाम देखने को मिलती ही रहती हैं। चलिए ठीक है, ऐसा जिसमें कुछ इतना खास देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो का हमको क्या ही करना है कि नहीं। इसके बाद एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल का एनालिसिस करते हैं। एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि अ केस ऑफ अनचेक्ड पावर टू रेस्ट्रिक्ट अ फ्री स्पीच, ई फ्री स्पीच, मतलब ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बात करी गई है, तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बात करी गई है, क्या बात नहीं करी गई है। चलिए ठीक, अगर मैं एडिटोरियल की बात करते हैं तो ये जो मतलब अभी कर्नाटका हाई कोर्ट वगैरह का आपको मतलब देखेंगे एक जजमेंट सा भी देखने को मिला था, ठीक। तो ये सबसे पहली बात कि क्यों न्यूज में है, क्यों न्यूज में नहीं है, वो देख लेते हैं। तो on June 30, 2023, the Karnataka High Court made a significant ruling regarding Twitter challenge to blocking orders issued by the Ministry of Electronic and Information Technology. The court dismissed Twitter's challenge and imposed a
hefty fine on the social media company. This judgment concern about the infringe of free speech and the unbridged power of the state in the country. बेसिकली कुछ नहीं, अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने ट्विटर पे आपको फाइन लगाते हुए देखने को मिला 30 जून 2023 को। तो उसने चैलेंज वगैरह करा जो भी ब्लॉकिंग वगैरह करी गई थी, ठीक, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वगैरह के द्वारा कुछ चीजों को ब्लॉकिंग वगैरह कर दिया गया था, तो उसने वो चैलेंज वगैरह करा, ठीक, हाई कोर्ट वगैरह में जाके, तो फिर बाद में उस पर फाइन इम्पोज हुआ, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो स्पीच वगैरह का कंटेक्स्ट है वो कैसे निकल के आ रहा है, कैसे निकल के नहीं आ रहा है, कि मतलब आपने ब्लॉकिंग, मतलब ट्विटर एक सोशल मीडिया है, वहां पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि नहीं, राइट टू स्पीच वगैरह है, सारी चीजें आर्टिकल 19 हमको दे रखा है। तो अब यहाँ पे कंसर्न क्या निकल के आ जाता है, ठीक। तो अब आप मतलब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं इसका, और ये लिखा गया है राधिका रॉय जी के द्वारा और गायत्री मल्होत्रा जी के द्वारा, ठीक। चलिए, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या है कि जो फाइन इम्पोज करा गया तो उसमें बोल रहे हैं कि प्रोसीजर सेफ गार्ड्स का इग्नोरेंस करा गया है, क्योंकि जो सेक्शन 69 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69 है आईटी एक्ट का, तो वो ग्रांट करता है स्टेट को कि वो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को इशू कर सकती है एक स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे, ठीक। और जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने रूलिंग ने डिसरिगार्ड करा है, डिसरिगार्ड द प्रोसीजरल सेफगार्ड एस्टैब्लिश्ड इन प्रीवियस केसेस। That sense of procedural safeguard allow for unchecked power by the state to take down content without records for affected parties, ठीक। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो प्रोसीजरल जो सेफगार्ड आपको दे रखे हैं, मतलब जो आपके एक्ट वगैरह में, जैसे जस्ट लाइक सेक्शन 69 ए के अंदर आपको एक प्रोसीजरल सेफगार्ड दे रखा है कि आप अगर जस्ट लाइक किसी भी स्पेसिफिक ग्राउंड पे आप किसी भी एक कंटेंट वगैरह को ऑर्डर ब्लॉक करने के लिए एक ऑर्डर इशू वगैरह कर सकते हैं, ठीक। hindrance of digital rights and free speech, ठीक। तो the judgment sets a precedent for hindering digital right and free speech and the grounds of false speech dissemination. The ruling contradicts the importance of procedural safeguard, emphasizing previous cases such as Shriya Singhal versus Union of India. बेसिकली अगर जैसे मैं आपको एक बार और इसमें डिटेल में जाके बताते हैं, तो इसमें पता है क्या हुआ, बेसिकली जो कोर्ट था उसने बेसिकली क्या करा, जब कोर्ट डिसमिस्ड ट्विटर्स चैलेंज एंड इम्पोज्ड अ हेफ्टी फाइन ऑन द सोशल मीडिया कंपनी। अब क्या हुआ था, ये जो था माइटी जो थी वो इसके खिलाफ गई थी, किसके माइटी के खिलाफ कौन गया था, ट्विटर, और ट्विटर का जो केस था वो क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था बेसिकली, किसने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने, ठीक। जो मतलब ट्विटर चैलेंज टू ब्लॉकिंग, मतलब वो जो माइटी ने जो कुछ वगैरह अकाउंट वगैरह ब्लॉक कर दिए थे, या बेसिकली मतलब कुछ ऐसा जो उसको इन्फॉर्मेशन देखने को मिली थी, तो ट्विटर को वो चीज बेकार लगी, तो वो फिर वो कहाँ गया, उसको चैलेंज करने गया था, ठीक। अब इस जजमेंट ने कुछ कंसर्न रेस करे हैं कि जो फ्री स्पीच है और जो मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि जस्ट लाइक जैसे कि आपने कोई भी ट्विटर पे कुछ भी इम्पोज कर दिया था, मतलब जस्ट लाइक मैंने कोई भी ट्विटर पे कुछ भी पोस्ट करा, ठीक, ट्विटर पे पोस्ट करा, और वो ट्विटर पे पोस्ट होने के बाद क्या हुआ कि जो मतलब ब्लॉक कर दिया गया चीजों को, ठीक। अब ब्लॉक कर दिया, मतलब ब्लॉक इन द सेंस क्या कि माइटी ने उनको क्या करा, बेसिकली उनको ऑर्डर दिया कि आपको ये चीज हटानी चाहिए, ये सब, ठीक। तो ट्विटर तो वो मतलब माइटी ने वो हटा ही दिया अपनी तरफ से वगैरह। तो वो फिर राइट टू स्पीच वगैरह के कंटेक्स्ट को लेकर ट्विटर हाई कोर्ट वगैरह का, तो हाई कोर्ट ने उसका जो कंटेक्स्ट था उसको, मतलब जो केस लेके गया था उसको नलीफाइड कर दिया एक तरीके से, और उस पे इम्पोज भी कर दिया था फाइन। तो उससे रिलेटेड आप अगर देखें तो उससे रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिली कि जो डिजिटल राइट वगैरह है उनमें हिंड्रेंस वगैरह देखने को मिला इस जजमेंट के बाद, अगर आप देखेंगे तो, ठीक। और इसमें क्या देखने को मिला, लैक ऑफ नोटिस एंड ओवरसाइट। जो हाई कोर्ट द हाई कोर्ट हेल्ड दैट नोटिस टू यूजर्स ऑफ ब्लॉक कंटेंट वाज नॉट मैंडेटरी एंड यूजर्स कुड सीक रेमेडीज इंडिविजुअली। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको पहले जो कंटेंट हटाना है किसी का, ब्लॉक करना है कंटेंट वगैरह, तो आपको नोटिस वगैरह इशू करने वगैरह की जरूरत है, या सच क्या है, ठीक। This contradicts the reality of the blocking rule and difficult of obtaining information from the Ministry of Electronics and Information Technology. The court wrongly claimed that no affected users had approached them, disregarded the application filed by a human rights activist. ठीक, मतलब बेसिकली उन्होंने बोला सबसे पहली बात तो जिनके अकाउंट वगैरह को ब्लॉक करा गया था वही हमारे पास नहीं आए, तो अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ट्विटर जा रहा है, लेकिन जिसका अकाउंट वगैरह ब्लॉक हुआ वो सारे लेके नहीं जा रहा, तो ये हाई कोर्ट का ये बोलना था उसमें, ठीक। फ्री स्पीच एंड चिलिंग इफेक्ट, इसमें क्या देखने को मिला, जो जजमेंट था इम्प्रॉपरली एक्सपेंड द ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्टिंग फ्री स्पीच बाय कंसीडरिंग फेक न्यूज एंड इंफॉर्मेशन एज वैलिड रीजन। तो ये जो जजमेंट था उसने क्या करा, जो ये फ्री स्पीच था उसका मतलब बोल रहे हैं कि जो फ्री स्पीच है उसको एक मतलब
द जजमेंट इम्प्रॉपरली एक्सपेंड द ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्टिंग फ्री स्पीच, मतलब ये जो फ्री स्पीच है इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इस जजमेंट ने क्या कर दिया बेसिकली, जिन मतलब मैक्सिमम ग्राउंड्स पर अब आप इम्पोज कर सकते हैं, क्या इम्पोज कर सकते हैं कि रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फ्री स्पीच वगैरह को, तो वो वाली बात इसमें बोली गई, जो कि स्पीच फ्री स्पीच आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 19(2) के थ्रू, ठीक, इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ऑब्वियसली बात है, आपको जो नेशनल सिक्योरिटी को ऐसा कोई भी ब्रीचिंग वगैरह नहीं देखने को मिलनी चाहिए, है कि नहीं, फ्री स्पीच में, तो उसका कंटेक्स्ट आपको लार्जर होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक। अनकॉन्स्टिट्यूशन, जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करा था ट्विटर्स का आर्गुमेंट कि सेक्शन 69A जो है वो ओनली परमिट करता है ब्लॉकिंग स्पेसिफिक ट्वीट्स को, ठीक। तो इसमें क्या करा कि स्पेसिफिक ग्राउंड्स को ना देखते हुए इन्होंने मतलब बेसिकली क्या क्या करा कि ओवरऑल चीजें देख ली, ओवरऑल इन द सेंस क्या कि सीरियस सिंगल वाले केस ने स्पेसिफिक ग्राउंड तय कर दिए थे कि इन चीज पे आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, बट हाई कोर्ट ने वो चीजें देखी नहीं, वो जो ट्वीट्स हुए थे उन ट्वीट्स के बारे में वो चीजें देखी नहीं। ये ट्विटर का कहना है कि ये जो मतलब ये जो ऑथर है वगैरह उसकी तरफ से ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ट्विटर ट्विटर के जो ट्वीट्स थे उन्होंने उसको डिटेल में जाके देखा नहीं कि क्या ये इन ग्राउंड्स पे हटाया गया है कि नहीं हटाया गया, मतलब बेसिकली जो ग्राउंड्स इसके अंदर हैं वो ग्राउंड्स सही हैं, मतलब जिन ग्राउंड्स को लेके ये हटाए गए हैं ट्वीट्स वगैरह, ठीक। तो वो उनको बोला कि नहीं, मतलब थोड़ा सा उनको लगा कि हाँ ऐसा की अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाली जो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिली, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कंक्लूजन की बात करी जाए तो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो प्रोसीजरल सेफ गार्ड वगैरह को इसमें अंडरमाइन करा गया, नेचुरल जस्टिस वगैरह के मतलब उसको इरोड करा गया, और मतलब स्टे and grant the state excessive power to remove unfavorable content combined with the recently amended IT rule. This ruling pose a threat to free speech and digital right. Basically इस आर्टिकल के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग बात ये कही जा रही है, इसके कंक्लूजन अगर बात करी जाए तो कि जो इसमें पूरे ओवरऑल सिनेरियो में देखने को मिला कि हाई कोर्ट ने बेसिकली क्या अंडरमाइन करा जितने भी प्रोसीजर वगैरह थे, मतलब जो प्रोसीजरल सेफगार्ड वगैरह थे, और एक्सपेंड कर दिया कि फ्री स्पीच को अब और ज्यादा वे में रेस्ट्रिक्ट करा जा सकता है, ठीक। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी क्या कर दे रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। चलिए कोई इशू नहीं है, आगे देख लेते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो एक एडिटोरियल था हमारा किसका, इंडियन एक्सप्रेस का, काफी अच्छा एडिटोरियल है ये भी। तो इसमें बोला गया था, जो श्री राम पांचू ने ये लिखा है कि जो बेसिकली इसमें जो गवर्नर RN रवि थे, एक्शंस डू नॉट बिहेव हिज ऑफिस, मतलब अभी क्या देखने को मिला कि विदाउट एड एंड एडवाइस के मिनिस्टर्स को हटा दिया गया, तो उससे रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। तो अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी देखने को मिली कि डिसमिसल ऑफ जो वी सेंथिल बालाजी, एक तमिलनाडु के मिनिस्टर्स थे, तो जो गवर्नर थे रवि करके, तो उनके द्वारा मतलब उनको हटा दिया गया था, हैज रेज द क्वेश्चन अबाउट द गवर्नर अथॉरिटी एंड नीड फॉर देयर रोल, मतलब बेसिकली कि जो क्या अथॉरिटी गवर्नर को होती है क्या नहीं होती है, उससे रिलेटेड अभी तमाम क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो गवर्नर की अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस क्या कि जो गवर्नर अथॉरिटी है कि वो डिसमिस कर सकता है मिनिस्टर को, ठीक, बट उसको एड एंड एडवाइस किसकी लेनी पड़ेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसको एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी। और जो गवर्नर रवि का डिसीजन था टू सीक होम मिनिस्ट्री एडवाइस एंड कंसल्ट द अटॉर्नी जनरल आफ्टर इशूइंग द डिसमिसल ऑर्डर इंडिकेट अ लैक ऑफ एडहेरेंस टू प्रॉपर प्रोसीजर, मतलब बेसिकली जो रवि जी के द्वारा इनको हटाया गया था मिनिस्टर को, तो इसमें डायरेक्टली आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पे प्रोसीजर का डायरेक्टली फेल्यूर होता हुआ आपको देखने को मिला है। तो अभी देख लेते हैं कि जो रोल होता है गवर्नर का वो क्या होता है बेसिकली, जिस टाइम पे व्हेन अपॉइंटेड गवर्नर शुड ब्रिंग रेस्पेक्ट मॉडरेशन, मतलब बेसिकली जिस टाइम पे गवर्नर अपॉइंट होते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए, है कि नहीं, एडवाइस जिस पर्सन का नाम को नॉमिनेट करेंगे उनको नॉमिनेट कर उनको क्या बनाया जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। और मतलब बेसिकली अगर आप इसमें देखें रिमूवल भी उसी में ही देखने को मिलेगा बेसिकली, कि रिमूवल के लिए भी कैबिनेट मतलब सीएम अलाउ करेंगे तो तभी, मतलब सीएम एडवाइस करेंगे तभी होगा, एड एंड एडवाइस जैसे प्रेसिडेंट पे चलता है सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिली एक तरीके से। अब इम्पोर्टेंस क्या है गवर्नर पोजीशन का, कि जो गवर्नर पोजीशन है वो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल और सेरेमोनियल फंक्शंस को पूरा एक वे में लेके चलते हैं, मतलब बेसिकली क्या है कि मतलब पावर का एक गलत यूटिलाइजेशन ना देखने को मिले, चेक एंड बैलेंसेस वगैरह मतलब भले से ही उसको सील बोलते हैं कि वो मतलब एक सील की तरह है सिर्फ, और बाकी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी है तो वो एक क्या करके रख रहा है, होल्ड तो है उनके पावर की बेसिकली
आप बिल तब तक पास नहीं करवा सकते। बिल को एक्ट कब बनाएंगे, जब आप गवर्नर का देखने को मिलेंगे। तो गवर्नर का पोजीशन होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है और जो सेरेमोनियल फंक्शंस है वो काफी अच्छे से चलते रहते हैं। जस्ट लाइक जैसे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव हेड, सारे काम उनके नाम पे होते हैं, तो किसी का होना भी बहुत जरूरी होता है। भले से लोग कुछ भी बोलते रहते हैं कि हाँ ठीक है, उनकी पोजीशन कुछ नहीं है, उनके हाथ में कुछ पावर नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन पोजीशन होना मैटर करता है कि नहीं। तो जिससे कि जो फेयर एंड अनबाइस्ड प्रोसेस आपको देखने को मिले किसी स्टेट में, ठीक, वो कोई भी स्टेट आपको मनमानी करता हुआ ना देखने को मिले, ठीक, तो वाली चीज आपको देखने को मिल जाती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड कोर्ट डिसीजन अंडरमाइन द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो मतलब मान लीजिए इनका कहना है ऐसा था कि मतलब देखो ये बात लोग कहते हैं, मैं भी मतलब हम भी वही बात कर रहे हैं कि जो ऑब्वियसली बात है कि जो गवर्नर होते हैं वो सेंटर के अकॉर्डिंग काम करते हैं बेसिकली, ठीक। सेंटर जैसा, क्योंकि रिक्रूटमेंट ही सेंटर के द्वारा होगा, तो सेंटर जैसा बोलेगी वैसा होता है। तो मान लीजिए कि सेंटर में बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, मैं किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, मैं सिंपल बता रहा हूँ जो यहाँ पे बातें हो रही है। मान लीजिए कि यहाँ पे कांग्रेस की है पार्टी और ये जो गवर्नर हैं वो सेंटर के हैं, तो ऑब्वियसली बात है जैसे ये बोलेंगे वैसे ही करेंगे। और कांग्रेस के मिनिस्टर्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं या कुछ काम करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो इनके थ्रू रिप्रेस करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सेम चीजें कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी। तो हमको मतलब जो एक प्रोहिबिटी और पॉलिटिकल मिसयूज आपको देखने को मिल रहा है, मतलब जो एक जिस चीज के लिए आपको गवर्नर की पोजीशन देखने को मिल रही है वो चीज आपको नहीं देखने को मिल रही थी, ठीक। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं इसके कंक्लूजन वगैरह की बात करूँ, तो कंक्लूजन इन द सेंस क्या कि आपको जो पोस्ट वगैरह दी गई है, आपको एक चेक एंड बैलेंस वाली पोस्ट दी गई, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ठीक। बेसिकली एड एंड एडवाइस की बात है तो आप एड एंड एडवाइस के थ्रू ही करेंगे, ठीक। एक डिवीजन आपको देखने को मिलना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर आपको देखने को मिल जाए, इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिलना चाहिए, ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की, तो वी शुड हैव टू फॉलो आल्सो फंक्शंस, ठीक। ओवरलैपिंग आपको चीजों को देखने की नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है नहीं। चलिए ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट इसमें देखने को मिला एडिटोरियल, तो इसमें सच ही थोड़ा सा पॉलिटिकल सेंट्रिक था, तो इसलिए इसको डिस्कस करना मैंने जरूरी नहीं समझा। तो एक मास्टर प्लान एंड द स्लेव्स वाला आर्टिकल है, श्रीनिवास चोकाकुला जी के द्वारा लिखा गया है। तो अगर इसमें देखें तो जो अमिताभ कांत हैं, जो इंडिया के G20 के शेरपा थे, उन्होंने रिसेंटली बेसिकली किस पे फोकस दिया, अर्बन अर्बन 20 सिटीज, मतलब कि जो आपको अर्बन 20 सिटी की जो मीटिंग देखने को मिली उससे रिलेटेड, तो मास्टर प्लान बनाने की कोशिश करेगी कि मतलब जिससे कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसको काफी अच्छे वे में मैनेज वगैरह कर लिया जाए, ठीक। तो इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे किस किस पार्ट पे फोकस देना चाहिए। मतलब बेसिकली अर्बन से रिलेटेड गवर्नेंस वाले पार्ट पे इन्होंने डिस्कस करा कि अर्बन में हमको मतलब बेसिकली अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो हमको क्या क्या चीजें मैनेजिंग करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो अंडरस्टैंड करना है हमें सबसे पहली बात कि स्टेटस क्या है मास्टर प्लान का, बेसिकली क्या है क्या नहीं। तो मास्टर प्लान एक तरीके से कुछ नहीं है, आपको अर्बन लोकल गवर्नेंस को काफी अच्छे से करने के लिए चीजें करेगी, हमको इम्प्रूव करना है, ठीक। मतलब प्रोग्राम आपको चलाने हैं चीजों से रिलेटेड कि इम्प्रूव करना है, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, सोशल इंक्लूजन करना है, ठीक। फंड इनिशिएटिव मतलब फंड इनिशिएटिव रेदर देन द मास्टर प्लान, मतलब फंड वगैरह जहां पे अलोकेट करने की जरूरत है वो वाली सीधे चीजें आपको लेके चलनी है, ठीक। द रिस्ट्रिक्शन बिटवीन द मास्टर प्लान एज अ गवर्नेंस इंस्ट्रूमेंट एंड अदर प्रोग्राम नीड टू बी रिकॉग्नाइज, मतलब एक जो मास्टर प्लान अलग से चल रहा है अर्बनाइजेशन के लिए और जो अदर प्रोग्राम चल रहे हैं अदर चीजों को इन्वॉल्व करने के लिए, तो दोनों में एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए, दोनों ओवरलैपिंग में होने नहीं चाहिए बेसिकली, ठीक। तो तभी आपको चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या आएगा एंड लिमिटेशंस क्या होंगी मास्टर प्लान को, आउटडेटेड नेचर, जो कंसेप्ट है मास्टर प्लान का एसोसिएट करता है जो कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर वो बेस्ड है, जो कि 1950s वगैरह के टाइम पे जो चीजें चल रही थी उस पर बेस्ड आपको देखने को मिल रहा है। एनवायरमेंटल कंसर्न आपको देखने को मिल जाता है, चेंजिंग अर्बन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव नॉट एडिक्वेटली एकोमोडेटेड इन एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान, ठीक। मतलब जो पहले से ही मास्टर प्लान चल रहे हैं जो अभी लेके आ रहे हैं मास्टर प्लान, तो उनमें वो चीजें देखने को एग्जैक्टली एज सच देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब कोई चीज एक पहले से चल रही है, एक चीज आप नहीं लेके आओ तो दोनों को एक साथ मिलाओगे तो बेसिक बात है दिक्कत देखने को मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब जो मास्टर प्लान है प्राइमरली उसका फोकस है लैंड यूज एलोकेशन पे, स्पेशियल प्लानिंग पे, ठीक।
अगर आप देखें कॉन्स्टेंट ऑन प्रोग्राम प्लान्स, मतलब जो नेचर है मास्टर प्लान का वो लिमिट करता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रामेटिक प्लान्स को। ठीक, मतलब बेसिकली अगर आप इसका चैलेंजेस वगैरह में देखेंगे, जो पहले से ही ऑलरेडी प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं तो वो उनको लिमिट करना पड़ जाता है। ठीक, उनको लिमिट करना पड़ेगा और मास्टर प्लान को चलाना पड़ेगा। और मान लीजिए मास्टर प्लान ही नहीं चल पाए तो जो पहले से प्रोग्राम चल रहे थे उनको कुछ फायदा ही नहीं होगा, तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आप बीच में लटक जाएंगे। तो वी हैव टू फोकस ऑन चैलेंजेस दिस टाइप ऑफ। ठीक, अब इसके बाद हमें अगर इसमें मैं देखूं तो अर्जेंट नीड ऐसी क्या पड़ गई थी कि हमको ऐसा सच क्या करना है। तो हमें सबसे पहले बात क्या है, रिकॉग्नाइज करना है, मतलब रिकॉग्नाइज मतलब बेसिकली हमको किन किन चीजों पे सच अगर मास्टर प्लान भी लेकर आए तो हमको किस किस चीजों पे फोकस लेकर चलने की जरूरत है। रिकॉग्नाइज डेट द आर्किक कंसेप्शन एंड इंस्टीट्यूशनल कल्चर ऑफ मास्टर प्लान में रेस्ट्रिक्ट देयर एबिलिटी टू एड्रेस द एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ अर्बन गवर्नेंस, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, एड्रेसिंग इनकैपेसिटीज। ठीक, हमें सबसे पहली बात हमको अपनी लिमिटेशंस को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक, लिमिटेशंस क्या क्या है हमारी, अगर कहीं पे हम मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो मास्टर प्लान वहां पे वर्क करने लायक है कि नहीं है। लिमिटेशंस को देखने के बाद हमको जितने भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब बेसिकली जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन करा है आज तक अर्बन से रिलेटेड चीजों में, आपको वो एक्सपीरियंस लेके चलना पड़ेगा। ठीक, वहां से आपने क्या चीज सीखी है, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो इनकैपेसिटीज हैं, आपको जो लूपहोल्स वगैरह देखने को मिल रही कि यहाँ पे ये चीज नहीं हो सकती, तो उस चीज को आपको फिगर आउट करना है। ठीक, नीति आयोग ने अपनी 2021 की रिपोर्ट में भी यही बोला था कि हमको जो शॉर्टकमिंग्स वगैरह हैं उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि क्यों हमारे मास्टर प्लान फेल हो जाते हैं, क्यों नहीं हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि अर्बन में फ्लडिंग वगैरह काफी देखने को मिल गई थी, कर्नाटका वगैरह में भी, जबकि वहां पे मास्टर प्लान वगैरह चल रहा था काफी अच्छे से। ठीक, स्पेशल फ्रेमवर्क आपको बनाना पड़ेगा, मतलब बेसिकली ऐसे ऐसा कुछ नहीं है कि विदाउट फ्रेमवर्क कोई चीज कैसे हो सकती है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी भी तभी अच्छे से होगी ना जब आपने फ्रेमवर्क बना रखा होगा कि ये जीएस का ऐसे करना है, ये ऑप्शनल ऐसे करना है, फिर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगानी है, मेंस की लगानी है। तो यू हैव टू प्रॉपर, मतलब आपको एक फ्रेमवर्क की जरूरत है। ठीक, प्लानिटरी अर्बनाइजेशन रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, रिव्यू की आपको जरूरत है, स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया। ठीक, और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की जरूरत है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों में। ठीक, और जो चैलेंजेस है उनको एड्रेस करना है। रिसेंट इनिशिएटिव जैसे गति शक्ति स्कीम वगैरह, मॉडल रूरल ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट वगैरह ये सब चल रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन की जरूरत है, मतलब बेसिकली उनको एक बेटर इंप्लीमेंटेशन की आपको जरूरत देखने को मिलेगी। अगर मैं इसके वहीं पे कंक्लूजन की बात करूं, इफ वी हैव टू वर्क ऑन, मतलब बेसिकली अगर हमको वर्क करना है किस पे, अर्बन गवर्नेंस पे, तो अर्बन गवर्नेंस पे वर्क करने के लिए सबसे पहली बात हमें क्या है कि जितने भी लूप होल देखने को मिल रहे हैं गवर्नेंस में, इम्प्लीमेंटेशन वो वाले हमको देख के चलने हैं। लिमिटेशंस आपको देखनी है कि लिमिटेशंस क्या देखने को मिल जा रही हैं। ठीक, चैलेंजेस आपको लेके चलने पड़ेंगे कि चैलेंजेस क्या होंगे अगर हम मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो वो वाली चीजों पर आपको फोकस करना होगा। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमको क्या देखने को मिला न्यूज़पेपर में और सच। ठीक, ये टोमेटो से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो ही बना चुका हूँ। ठीक, और इस पे एक हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक, अभी शाम को आपको मिल जाएगी। ठीक, शॉर्ट वीडियो पे पूरा एक एक्सप्लेनेशन, मतलब जो मतलब जो टॉपिक न्यूज में रहता है उससे रिलेटेड। एक क्रिप्टो करेंसी आपको पता ही है न्यूज में चलती देखने को मिलती रहती है। इस पे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था मेंस में। ठीक, चलिए ठीक है, ये पॉलिटिकल डिबेट्स टाइप से देखने को मिल जा रहा है। चलिए कोई नहीं। एक यूसीसी का देखने को मिला कि एमपीज ऑन स्टैंडिंग कमेटी गिवन पेपर डेट से यूसीसी इज नॉट नेसेसरी और डिजायरेबल। यूसीसी जरूरी नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है। तो हमें ऐसा जितना पॉलिटिकल डिबेट में तो नहीं जाना है, जो हमारे लिए जरूरी है हम वो देख लेते हैं बेसिकली। ठीक, हमारे लिए क्या जरूरी है तो उसमें देख लेते हैं यूसीसी से रिलेटेड, क्योंकि यूसीसी अभी आपको पता है कितना डिबेटेबल इशू चल रहा है। तो यूसीसी पे हम एक वीडियो भी कवरेज ला चुके हैं, जो हमारी 75 इशू की जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें यूसीसी फुल्ली कवरेज है। तो हमें यहाँ पे जानने की क्या जरूरत है, यूसीसी ऑब्वियसली बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबके लिए एक ही समान लो लाने की जरूरत है। आर्टिकल 44 उससे रिलेटेड है, ऐसा बोल रहे हैं कि हमको लाना चाहिए, कुछ उसके अपोजिशन में। लेकिन हमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरत है, तो अगर आप देखेंगे कुछ केसेस से रिलेटेड थे, एक शाहबानो का केस आपको देखने को मिल जाता है वर्सेस मोहम्मद अहमद खान 1985 का एक केस था। बेसिकली उसमें बोला गया कि जो द सुप्रीम कोर्ट upheld the right of a Muslim woman to claim maintenance from her husband under section 125 of the criminal procedure even after the expiry of the इद्दत पीरियड। मतलब इद्दत पीरियड के बाद, इद्दत पीरियड के खत्म होने के बाद भी कोई मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस वगैरह, मतलब राइट ऑफ मुस्लिम वुमन टू क्लेम मेंटेनेंस, मतलब वो मेंटेनेंस ले सकती है, वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए अपने हस्बैंड से। ठीक, इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद भी।
ठीक। तो इसमें उस टाइम पे इट आल्सो ऑब्जर्व दैट द यूसीसी वुड बी हेल्प इन रिमूविंग कॉन्ट्रडिक्शन बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज, जो आइडियोलॉजीज पे बेस्ड लॉ वगैरह होते हैं तो यूसीसी उन सब चीजों को हेल्प कर सकता है उनको हटाने में। ठीक। सल्ला मुदगल का केस देखने को मिला था आपको किसमें 2015 में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हेल्ड दैट हिंदू जो हिंदू हस्बैंड है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है इस्लाम में और मैरिज नहीं कर सकता है अनदर वुमेन से जब तक कि वो अपनी पहली मैरिज को डिसॉल्व ना कर दे। तो यहाँ पे भी इन सारी मैरिजेस को मतलब हटाने के लिए यहाँ पे मतलब इन सारी चीजों को दूर करने के लिए यहाँ पे भी यूसीसी की मतलब वो नीड देखने को मिली कि हाँ यूसीसी जरूरत है। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देखने को मिला था 2017 में। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा जो प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक की वन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक। इक्वलिटी डिग्निटी और इक्वलिटी वो मतलब ये जो ट्रिपल तलाक है वायलेटिव है डिग्निटी और इक्वलिटी का मुस्लिम वुमेन में। तो यहाँ पे भी जरूरत देखने को मिली थी यूसीसी की, है कि नहीं। चलिए ठीक है। तो आपको ये थोड़ा इम्पोर्टेंट अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं 75 इशू वाली जो वीडियो चल रही है वहाँ पे। ठीक। सच और हमारे लिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है अभी एक आपको पेंगोंग सो लेक वाला भी देखने को मिला था। ठीक है। हाँ ये जो इंडिया चाइना रैंप अप इंफ्रा ऑन नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक, तो हमें यहाँ पे इसमें पेंगोंग लेक कहाँ है कहाँ नहीं उसका क्या इंपॉर्टेंट है वो देखने की जरूरत पड़ जाती है। बेसिकली अगर हम देखें तो इसको पढ़ेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफी बन रहा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पेंगोंग लेक कहाँ है। तो पेंगोंग शोर पेंगोंग लेक आप एक एडोरिक लेक है जो कि ईस्टर्न लद्दाख और तिब्बत के वेस्ट में आपको देखने को मिल जाती है। ये डिवाइडेड है 5 सब लेक्स में। ठीक। 5 सब लेक्स में आपको डिवाइड होती हुई देखने को मिल जाती है पेंगोंग सो शोनियाक। ठीक। शोनियाक रुमशोंग ये 2 लेक्स हैं और नियाक शो करके। ठीक। अप्रोक्सीमेटली जो 50% ऑफ द लेंथ ऑफ ओवरऑल लेक लाइज विद इन तिब्बत चाइना, मतलब 50% ये तिब्बत चाइना के अंदर देखने को मिल जाती है। 40% आपको लद्दाख भारत के अंदर देखने को मिल जाती है और रेस्ट आपको डिस्प्यूटेड देखने को मिल जाता है जोन भारत और चाइना के अंदर में। ठीक। ड्यूरिंग विंटर जो विंटर के समय में जो लेक है फ्रीज हो जाती है कंप्लीटली। ठीक। डिस्पाइट बीइंग सलाइन वाटर होने के बाद भी ये विंटर के दौरान आपको जमती हुई नजर आ जाएगी। ठीक। It has a landlocked basin separated from the Indus River basin by a small elevated ridge. What is believed to have been part of the latter in prehistoric time. मतलब बेसिकली ये सेपरेटेड होती हुई नजर आती है ठीक इंडस रिवर से, लेकिन पहले बोला जाता है कि प्रीहिस्टोरिक पार्ट में ये पहले ये इंडस रिवर का ही पार्ट थी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है पेंगोंग सो लेक। ठीक। यहाँ पे लद्दाख में। ठीक। और अभी आपको पता काफी इशू भी चल रहा था तो ये जो चोटियां थी 5 फिंगर मतलब 8 फिंगर 7 फिंगर 6 फिंगर 5 फिंगर 4 फिंगर 3 फिंगर 2 फिंगर मतलब बेसिकली डिस्प्यूटेड पार्ट आपको देखने को मिल जा रहा था। कल 2020 से लगातार आपको टसल चाइना में और इंडिया में देखने को मिल रही है यहाँ पे, है कि नहीं। चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको द हिंदू का एनालिसिस काफी अच्छा लगा होगा और तो स्टे ट्यून्ड विद अस। आप डेली 1:30 PM पे हमारा द हिंदू का डिस्कशन डेली देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।